अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर कदीर खान पंवर और मेरी एमएससी जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है और पीएचडी एनालिटिकल केमिस्ट्री में है। और मैं जो है वो डॉक्टर एम ए काजी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास 2 पीएचडी और 8 एमफिल के स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो है वो ये जो है वो मेरा डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर एम ए काजी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री। ये किसी टाइम में बहुत मशहूर इंस्टीट्यूट था पूरे पाकिस्तान में और उसके अलावा बाहर भी, बाहर की दुनिया में भी बड़ा नाम था इसका, बहुत बड़ा बना। ठीक है, सो टाइम बहुत कम है, मैं कोशिश करता हूँ कि फ्रीक्वेंटली जो है वो इसको कवर करता जाऊँ, क्योंकि मैंने देखा है ये बेसिक रिसर्च सब लोगों को आती है वहाँ। और एक ही मैंने ये आप जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पे मैंने देखे हैं, एक लेक्चर सुना था मैंने किसी इसका जो है वो स्कॉलर का, नाम शायद आमना खालिद था, उसका मैंने लेक्चर सुना था। उसने भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, दूसरों का तो मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं थोड़ा और जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ इसका वहाँ। ठीक है ना, तो ये जो है वो कंटेंट्स है इसकी, रिसर्च आर्टिकल्स क्या होते हैं, पब्लिकेशंस उनकी कैसे होती है, जर्नल्स, पब्लिशर्स, और फिर जॉब्स, स्कॉलर्स और फंडिंग। ये एक जनरल लिटिल बिट ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है ना, रिसर्च, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च में हम जो है वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करके कुछ नया या डिफरेंट मालूम करते हैं बाय इंक्रीजिंग दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज माना। ठीक है ना, ये उसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ जगहों से ली गई है। यहाँ दिस इज स्ट्रगल टू डिस्कवर समथिंग न्यू और चेंज इन दी existing old facts by scientific study of the subject or by the course of the critical investigation. This is concise Oxford Dictionary definition माना। ठीक है ना, तो रिसर्च में जो है वो हम या तो पहले जो चीज़ मौजूद होती है उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, या जो है वो बिल्कुल नई चीज़ जो है वो डिस्कवर करते हैं। ठीक है ना, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है रिसर्च की माना। ठीक है ना, उसके बाद रिसर्च कितने टाइप्स की हो सकती है। रिसर्च मुख्तलिफ टाइप्स की होती है, ये उसके डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं। लेकिन जो हम कॉमनली जो रिसर्च के टाइप्स हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जो लोग करते हैं हमारे यहाँ मोस्टली जो ज़्यादातर किए जाते हैं वो तकरीबन जो है वो एक कंपेरेटिव रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, थ्योरेटिकल काम करते हैं लोग, थोड़ी अप्लाइड रिसर्च पे काम करते हैं, या बेसिक वेरी बेसिक जो है वो या फंडामेंटल रिसर्च का काम करते हैं, या क्वालिटेटिव टाइप की रिसर्च करते हैं, या जो है वो केस स्टडी करते हैं। वहाँ केस कोई भी उठा लिया, कोई केस स्टडी किसी डिजीज़ की जो है वो कहीं से भी कोई केस स्टडी की, किसी एरिया की केस स्टडी की, किसी पानी के ऊपर कोई इलाका है उसकी केस स्टडी की। ठीक है ना, या जस्ट सर्वे करते हैं वहाँ कि कौन सी चीज़ों में कौन कौन से मेटल्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कौन कौन से जो है वो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये मिस्टर एहसानुल हक ने मुझे बताया कि काफ़ी डिफरेंट फील्ड से कैंडिडेट लोग हैं जो यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। तो मैं हूँ केमिस्ट्री का असल में, और ये थोड़ी मेडिकल रिसर्च थोड़ी डिफरेंट है, और जो कुछ थोड़ा थोड़ा रिसर्च में फ़र्क होता है, जैसे बायोकेमिस्ट्री वाले मोस्टली अप्लाइड रिसर्च करते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी जनरल जो रिसर्च वर्क होता है सबका एक जैसा होता है तकरीबन वहाँ। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोस्टली कंपेरेटिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, या जो है वो जनरल जो है वो थ्योरेटिकल वर्क किया जाता है, या सर्वे किया जाता है, या केस स्टडी की जाती है। इस तरह की रिसर्च को मोस्टली प्रेफर किया जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, अच्छा, इस रिसर्च की जो टाइप्स हैं हम उनको कैटेगराइज करते हैं बाय पर्पस। ठीक है, बाय मेथड, आप किस मेथड से वो रिसर्च कर रहे हो, या बाय टाइम जो है वो हम इसी ही रिसर्च के डिफरेंट टाइप्स को जो है ना वो हम जो है वो कैटेगराइज करते हैं। ये जितने भी मैंने ऊपर मेथड्स बताए हैं ये हैं रिसर्च के मेथड्स, टाइप्स जो है वो उनको फिर डिफरेंट तरीकों से कैटेगराइज किया हुआ है, पर्पस, मेथड और टाइम के हिसाब से। ठीक है ना, यहाँ जो है वो इस तरह के हम मुख्तलिफ, ये हमारे रिसर्च जो है वो हम पब्लिश करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से माना, एज अ पीरियडिकल्स, जैसे जर्नल्स हैं, न्यूज़ लेटर्स हैं,
या एज अ प्रोसीडिंग्स या सेमिनार्स, एज अ बुक्स या बुक चैप्टर्स जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से ये जो हमारी रिसर्च हम करते हैं वो पब्लिश करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो आप लोग काम करते हैं रिसर्च वर्क आप जिसको कहते हो, अगर आप उसको पब्लिश करना चाहते हैं, काम जब पब्लिश हम करते हैं तो मोस्टली हम इधर जो है वो दो तरीके से इसको पब्लिश करते हैं, उसको एज अ थीसिस करते हैं या उसमें से आर्टिकल बना के उसकी उसकी जो है वो पब्लिकेशन हम करते हैं वहाँ, ठीक है ना। तो हम या उस थीसिस में से जो आपने काम किया है उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को जो है वो हम पब्लिश कर रहे होते हैं ना, जो आपने काम किया होता है, ठीक है ना। तो हम अभी फोकस करेंगे इस पे माना, क्योंकि थीसिस थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, हम आर्टिकल्स पे जो है वो थोड़ा लिटिल बिट करेंगे। इस पे जनरल रिसर्च काफ़ी लोगों ने डिस्कस की होगी आपके, हाँ, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ चीज़ें, देखो आपको अगर समझ में आती हैं तो बेहतर, ठीक है। रिसर्च आर्टिकल क्या होता है? दिस इज रिपोर्ट, इट रिपोर्ट्स द रिजल्ट्स ऑफ ओरिजिनल रिसर्च, assesses its contribution to the body of the knowledge in the given area। किसी खास फील्ड में आप ओरिजिनल रिसर्च या नई फाइंडिंग्स कर रहे होते हैं, इसको पीयर रिव्यू करके जो है वो किसी स्कॉलरली जर्नल में जो है वो पब्लिश कराते हैं ना, इसको हम रिसर्च आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। वाई राइट एंड पब्लिश रिसर्च पेपर्स? हर लोगों का अपना तरीका होता है मना रिसर्च करने का, कुछ मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए ना रिसर्च को यूज़ करते हैं मना। कुछ लोग जो है वो ideally it should be to share the research findings and discoveries with the hope of improved quality health care, cost effectiveness, quality क्लाइंट केयर मना, यानी लोगों को फैसिलिटेट करना, गरीबों के लिए चीज़ों की जो है वो कास्ट इफेक्टिव मेथड डिस्कवर करना कि सस्ते से सस्ती चीज़ बनाई जाए, वही चीज़ सस्ते में लोगों को मिल जाए या ट्रांसफ़र की जाए या पहुंचाई जाए। जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, कितनी महंगी होती हैं, जो कुत्ता जो है वो काटता है या जो है वो सांप काटता है, वो इस तरह लाइफ सेविंग ड्रग्स बहुत महंगी होती हैं, ये मिलती भी बहुत कम है। इनको जो है वो हैंडल करना, रखना, फिर लोगों तक पहुंचाना या उनको इंजेक्ट करना, ये टाइम लगता है और इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, बड़ी चीज़ें चाहिए होती है उसके लिए। तो ये जो है वो हम करते हैं, एक ओरिजिनल या आइडियल रिसर्च ये होती है, वरना लोग जो इसको यूज़ करते हैं डिग्री के लिए, जैसे काफ़ी स्टूडेंट जो है वो कहते हैं बस डिग्री मिल जाए, रिसर्च है या नया कुछ है या डिफरेंट है या कुछ हमने जो है वो ऐड किया है रिसर्च में, इससे उनका वास्ता नहीं होता है। कुछ लोग फंडिंग के लिए करते हैं मना, भाई फंडिंग लेते हैं, फंडिंग से पैसे भी कमाते हैं और फंडिंग से अपने इंस्टीट्यूट को भी फैसिलिटेट करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ले लेते हैं। कुछ लोग उसको प्रमोशन के लिए यूज़ करते हैं, मिसाल जैसे हम प्रोफेसर्स हैं, हम लेक्चरर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, उसके लिए पेपर्स चाहिए होते हैं, रिसर्च की ज़रूरत होती है, फिर पेपर्स हम वहाँ जमा करते हैं तो हम थोड़ा प्रमोट होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट, एसोसिएट से प्रोफेसर। कुछ लोग जॉब को हासिल करने के लिए करते हैं मना, जैसे मिसाल के तौर पे अभी जॉब नहीं मिल रही है, आप एमएससी कर रहे हैं, एमएससी इंटरमीडिएट है, उस पर तो पूरा 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 जो है वो हमारा जो है वो सूबे के लोग, तकरीबन हर सूबे के लोग इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है ना। फिर एमएससी करते हैं तो उनमें थोड़ी कमी होती है, काफ़ी वो भी काफ़ी होते हैं एमएससी जो होते हैं या BS4 होते हैं। उसके अलावा फिर हम एमफिल पीएचडी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस तरह लोग कम से कम होते जाते हैं, माना शार्ट लिस्ट जिसको हम कहते हैं, जॉब के लिए शार्ट लिस्ट करते हैं, तो ये डिग्री भी लोगों को जो है वो शार्ट लिस्ट करती है, ठीक है ना। तो कुछ लोग इसको जो है वो रिसर्च को खास जॉब के लिए, मिसाल एमएससी पे हमने एमएससी की या BS4 की, काफ़ी कोशिश की, जॉब नहीं मिली, ठीक है। फिर जो है वो हमने सोचा कि अब ऐसा डायरेक्शन ले, तो रिसर्च का डायरेक्शन ले लिया, फिर पीएचडी का सोच लिया, तो अब एक बंदे ने पीएचडी कर ली, पीएचडी करने के बाद उसके चांसेस बढ़ रहे हैं जॉब के लिए मना। तो इसलिए हर आदमी मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना वो रिसर्च को यूज़ करता है, डिफरेंट पर्पज़ होते हैं, वरना एक्चुअल रिसर्च जो वेलफेयर के लिए होती है वही होती है मना, ठीक है ना। अब रिसर्च, क्योंकि मैं रिसर्च आर्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, कि थोड़ा हम आर्टिकल्स के बारे में जो है वो बात करेंगे, और उसकी मैंने आपको थोड़ी डेफिनेशन बताई, फिर मैंने आपको बताया कि लोग ये आर्टिकल्स क्यों लिखते हैं, पब्लिकेशन इसकी क्यों करते हैं। फिर जो है वो हमने देखना ये है कि ये रिसर्च पे जो है वो पेपर्स या आर्टिकल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, या लोग मोस्टली या फ्रीक्वेंटली कहाँ से ये हासिल करते हैं माना। साइंस डायरेक्ट से लोग पेपर्स निकालते हैं, ठीक है ना।
उसमें काफ़ी खुलते हैं, काफ़ी पैसों वाले नहीं खुलते हैं। फिर साय हब में जाते हैं, साइंस हब, वहाँ से जो साइंस डायरेक्ट में नहीं खुलते हैं पैसों वाले, फिर वो साय हब में फ्री में खुल जाते हैं। कोई भी पेपर जो साइंस डायरेक्ट में नहीं खुलता है तकरीबन साय हब में खुल जाता है, ठीक है ना। और ये स्कोपस बड़ी जो बहुत बड़ी डेटाबेस है, उसमें से भी हमें पेपर्स मिल जाते हैं, गूगल से डायरेक्ट सर्च से मिल जाते हैं। गूगल स्कॉलर से लोग जो है वो एडवांस्ड जो है पेपर्स जो होते हैं वो वहाँ से हासिल करते हैं। रिसर्च गेट एक बहुत बड़ी दुनिया है, आप सब लोगों ने सुना होगा क्योंकि सब लोग रिसर्च में इन्वॉल्व हो। रिसर्च गेट से जो है वो लोग रिसर्च पेपर्स हासिल करते हैं। और लिंक्डइन से भी काफ़ी जो लोग वो भी जो है वो प्रोफेशनल एक साइट है, वहाँ भी लोग आते हैं, पेपर शेयर करते हैं, वहाँ से भी पेपर मिल जाते हैं। इवन जो है वहाँ से हमें गाइडेंस मिल जाती है, रहनुमाई मिल जाती है हमारा, ठीक है ना। फिर टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स जो है वो हम एक ही किस्म का नहीं होता है, आर्टिकल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल जो है वो थ्योरेटिकल भी होते हैं, आर्टिकल जो है वो एक्सपेरिमेंटल भी हम परफॉर्म करके जो है वो बनाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स हैं, मैं आपको थोड़े उसके टाइप्स शो करता हूँ। सब ने ये काफ़ी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं अपने अंदाज से अपने हिसाब से आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर मे भी एक दो चीज़ आपको नहीं मिल जाए हमसे, या मे भी नहीं भी मिले, ये इल्म है, नसीब की बात है, ठीक है ना। रिसर्च आर्टिकल्स जो है वो जनरल रिसर्च आर्टिकल भी हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंस में जो बंदा पेपर पढ़ता है वहाँ से भी पेपर पब्लिश हो जाता है। पीरियडिकल्स भी होते हैं, थीसिस से भी रिसर्च बंदा निकालता है आर्टिकल। रिसर्च रिपोर्ट भी हो सकती है, रिसर्च मोनोग्राम भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ जो है वो लेटर्स भी हो सकते हैं, वो रिसर्च नोट्स भी हो सकते हैं, सप्लीमेंटल आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, रिव्यू आर्टिकल भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो है वो हमारे पास जो है वो आर्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के आर्टिकल होते हैं। वो डिपेंड करता है आप जो चीज़ लिख रहे हैं वो किस टाइप की है मना, ठीक है ना। वो कोई लेटर या शॉर्ट कम्युनिकेशन है, या कोई रिसर्च नोट है, या कोई सप्लीमेंटल आर्टिकल आप लिख रहे हो, या सिंपल साइंटिफिक आप आर्टिकल लिख रहे हो जो रिसर्च खुद परफॉर्म करके लिखा जाता है, या रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हो जो दूसरे लोगों के जो है वो पेपर्स होते हैं उनमें से, ठीक है ना। या बुक चैप्टर आप लिखते हैं, बुक चैप्टर भी होता है, बुक चैप्टर भी लोग लिखते हैं, वो भी पब्लिश कराते हैं। तो डिपेंड करता है आप जो मटेरियल लिख रहे हैं वो किस टाइप का है मना। तो हम नाम भी उसको वही दे के उस तरह पब्लिश कराते हैं मना, ठीक है ना। ठीक है। और उसके लिए हमें जो है वो पेपर लिखने के लिए सबसे पहले हमें जो उसका मोस्टली इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है ना, उसमें थोड़ी मटेरियल चाहिए होता है, लिटरेचर चाहिए होता है, इवन थीसिस में भी चाहिए होता है लिटरेचर रिव्यू जो पार्ट होता है ना, सेकंड पार्ट इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड पार्ट जो होता है वो लिटरेचर रिव्यू का होता है। वहाँ से लोग जो है वो लिटरेचर हमें चाहिए होता है इन हिस्सों को लिखने के लिए। रिसर्च पेपर्स या रिव्यू आर्टिकल्स में इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, और थीसिस में लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए हमें जो है वो इंट्रोडक्शन और रिव्यू लिटरेचर लिखने के लिए जो है वो ये कुछ सोर्सेज चाहिए होते हैं। हमारा सोर्सेज डिफरेंट होते हैं, टेक्स्ट बुक भी हो सकते हैं, इंसाइक्लोपीडिया भी हो सकते हैं, हैंड बुक्स भी हो सकते हैं, रिव्यू आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंस पेपर में से भी लोग जो है वो लिटरेचर निकालते हैं, थीसिस में से लोगों की में से मिल जाता है, आर्टिकल्स जो होते हैं उनमें से भी हमें लिटरेचर मिल जाता है, या जो है वो पेटेंट से हमें जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये उनका जो है वो वैल्यू है, जो है वो बुक लिखने का, फिर बुक चैप्टर लिखने का, जर्नल्स में कॉन्फ्रेंस, थीसिस, पेटेंट्स जो है वो पब्लिश कराने के ये उनके वैल्यूज़ हैं कि कौन सी चीज़ पब्लिश करनी है, उसका कितना वैल्यू है, तरतीब से इनका वैल्यू जो है वो दिया हुआ है, ठीक है ना। हाउ टू डेवलप स्ट्रॉन्ग रिसर्च क्वेश्चन माना, जब आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, किसी चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आप के लिए क्या अहम होता है माना। आप लोगों के लिए अहम ये होता है जब कोई आर्टिकल या किसी टॉपिक या किसी थीसिस या किसी रिसर्च किसी किस्म के भी टॉपिक को आप स्टडी या एक्सप्लोर कर रहे होते हो, तो सबसे पहले वो फोकस्ड होना चाहिए, आप उसको सही मानों में फोकस करें, उस टॉपिक को, काम को, फील्ड को, ठीक है ना। रिसर्चेबल होना चाहिए वो, उसके ऊपर जो है वो काम किया जाए, रिसर्च हो सके, उसके अंदर गैप या स्पेस होना चाहिए, फिजिबल हो, रिसर्चेबल हो और फिजिबल हो, यानी रिसर्च पॉसिबल हो, यानी आपके पास भी ऐसी जो है वो स्टेप्स आपने लेने हैं, जैसे फैसिलिटीज़ हैं या कुछ जो है वो माहौल साजगार हो, केमिकल्स अवेलेबल हो सही तरीके से, तो आप वो रिसर्च फिजिबल भी हो सके। फिर रिसर्च जो टॉपिक आप ले रहे हैं उसके ऊपर
स्पेसिफिक होने चाहिए और रिलीवेंट या होनी चाहिए माना, ठीक है ना। ये है कोई स्ट्रॉन्ग रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करके उसके ऊपर इस तरह हम पूरी रिसर्च को फोकस कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। ये जो है वो एक जनरल जो है वो स्ट्रक्चर है एक रिसर्च आर्टिकल की। मैं आई एम सॉरी अगर सब लोगों ने पहले ये चीज़ें जो है वो पता है या सब लोग जानते हैं, काफ़ी लोग आप में से, क्योंकि तकरीबन ये भाई बता रहे हैं एहसान हक के रिसर्च के स्टूडेंट हैं, एमफिल के और पीएचडी के। तो मेरे ख्याल में जो एमफिल के हैं उन्होंने पेपर पब्लिश किया है या नहीं है खैर है, लेकिन जो पीएचडी में हैं या कर रहे हैं या कंप्लीट कर लिए उन्होंने ज़रूर 1 2 5 8 10 12 जो है वो रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश किए होंगे। जैसे मैंने जब पीएचडी डिग्री जब मुकम्मल की थी तो मेरे जो है वो तकरीबन 16 पेपर्स उसी वक्त ऑनलाइन थे माना, ठीक है ना। उसी वक्त ऑनलाइन थे। आवाज़ भाई आ रही है मिस्टर एहसानुल हक सबको सही से? जी सर। आवाज़ आ रही है सबको सही से? जी सर, आवाज़ आ रही है सर। बेसिकली सभी लेक्चर सुनते हैं, बाद में क्वेश्चन करेंगे आपसे। हाँ क्लियर है ना आवाज़ वगैरह स्लाइड्स? जी सर, एवरीथिंग इज ऑल राइट। ठीक है, सही है भाई। तो ये जो है वो रिसर्च आर्टिकल का जो है वो स्ट्रक्चर है, टाइटल है, एब्स्ट्रैक्ट है, कीवर्ड्स हैं। ये शुरुआती पहले पेज में ये आ जाता है वहाँ, ठीक है ना। टाइटल सबसे पहले, ये एक रिसर्च आर्टिकल है वो मेरा दिया हुआ है, ये देखो ये टाइटल है इसमें, ठीक है ना। और देन एब्स्ट्रैक्ट है, वो पूरे इसकी पेपर की समरी होती है। ये जो है वो एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ये तकरीबन पूरे पेपर को जो है वो शॉर्टकट में बता देती है कि इसमें क्या काम किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद कीवर्ड्स जो है वो इसमें दिए हुए हैं। कीवर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप देखो कीवर्ड्स ये सर्च में हेल्प करते हैं। अगर आप कोई गूगल में फ्लेवोनॉइड लिखते हो तो ये पेपर उसमें ऑटोमेटिक अपीयर होगा उस सर्च के अंदर, या स्टोचियोमेट्री लिखते हो तो ये पेपर वहाँ पे अपीयर होगा लाजमन, पहले पेज पे नहीं तो सेकंड पे नहीं तो थर्ड पे, इस तरह किसी न किसी पेज पे ये अपीयर होगा वहाँ, ठीक है ना। एंटीऑक्सीडेंट लिखोगे सर्च में गूगल में जाके तो ये पेपर जो है वो उसको की सर्च में आ जाएगा। तो ये इस तरह जो है वो हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है ना। उसके बाद मेन टेक्स्ट होता है, मेन टेक्स्ट में जो है वो इंट्रोडक्शन आता है, केमिकल्स, मटेरियल्स और मेथड्स आ जाते हैं, रिजल्ट्स और डिस्कशन आ जाता है। ये उसका मेन टेक्स्ट जो है, मेन बॉडी होती है, उसके अंदर ये मेन चीज़ें आती है। अगर कोई दूसरा पेपर हम खोल के देखते हैं तो हमें कुछ थोड़ा बहुत बताने में आसानी होगी। ये देखिए ये एक पेपर है, ये इसका हिंदावी इसका पब्लिशर है, और ये जर्नल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये जर्नल ऑफ केमिस्ट्री है, ये हिंदावी उसका, ये उसका लोगो है। और इसका जो है ये जर्नल का नाम है, ये जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ केमिस्ट्री। ये हिंदावी जो है वो उसका पब्लिशर है। ये इसकी पेपर की एड्रेस है। आप चाहे तो कीवर्ड्स लगाएं, या अगर आप चाहें तो इसको जो है वो स्पेसिफिक करके पेपर को इसका साल, आर्टिकल आईडी लगाएंगे तो आपको जो है ना यही पेपर उसमें आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको ज़्यादा स्पेसिफिक करना है आपने तो बिल्कुल DOI नंबर इसका लगा देंगे तो सबसे पहले ऊपर ऊपर टॉप पे यही पेपर डायरेक्ट खुल के आएगा, क्योंकि ये उसकी एड्रेस है मना, फुल फ्लेज एड्रेस जो है वो इसका ये DOI नंबर है मना, ठीक है ना। तो ये पेपर है, ये उसका मेन जो है वो बॉडी है उसका, जो है सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद केमिकल्स या मटेरियल्स और मेथड्स। मटेरियल्स माना केमिकल आपने कौन से इस्तेमाल किए हैं, मेथड्स का मतलब है आपने इंस्ट्रूमेंट से किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये चीज़ किए, एनालाइज या परफॉर्म किए, ठीक है ना। और उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट का जो है वो मॉडल उसके किस शहर का है, किस मुल्क का है, वो उसके अंदर जो है वो देते हैं हम। जो ये रोनाल्ड ये एलिमेंटल एनालाइजर है, मेलान जो है वो इटली का मशहूर शहर है मेलान, जहाँ पे जो है वो आइंस्टाइन भी रहा था काफ़ी टाइम। जो है वो उधर एक बड़ा चर्च था मिलान में, बहुत बड़ा चर्च है इटली का, वहाँ भी जो है वो मशहूर चर्च है यूरोप का, वहाँ पे मिलान में इटली में लोग वहाँ जाते हैं। और आइंस्टाइन भी उधर गया था वहाँ पे कुछ टाइम। तो ये शहर भी बताता है, मुल्क का नाम भी बताता है, और वो जो इंस्ट्रूमेंट है जो आप यूज़ करते हो उसका मॉडल भी बताता है माना, ठीक है। तो ये मटेरियल और मेथड में ये इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो है वो एक्सपेरिमेंटल पार्ट होता है। ये उसका मटेरियल और मेथड के बाद ये उसका एक्सपेरिमेंटल पार्ट है।
जिसमें आप जो भी प्रैक्टिकल वर्क एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं सारा इस एक्सपेरिमेंटल पार्ट के अंदर आता है, ठीक है ना। उसके बाद आप रिजल्ट डिस्कशन, जो आपके एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट्स आए हैं, ग्राफ्स आए हैं, टेबल्स आए हैं, वैल्यूज आए हैं, डेटा आइए, उसके ऊपर आप जो है वो डिस्कस करेंगे, पूरा उसको मुकम्मल तफसील से बताएंगे आपने क्या करना था और रिज़ल्ट क्या आई हैं, और आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि उसी को ही रिज़ल्ट जो है वो सही माना में डिस्कस कर रही है, डिफाइन कर रही है या रिज़ल्ट्स दे रही हैं। फिर आप जो है वो फाइनली इसको जाके जो है वो कंक्लूड करेंगे अपने वर्क को, जो आपने इस रिसर्च पेपर में पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी है उसको जो है वो आप कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। कंक्लूड करके आप बताएंगे कि जो आपने काम किया उसमें क्या आपने इशू इशू रेज किया था, क्वेश्चन रेज किया था, और उसके बाद आपने उसके ऊपर काम करके क्या उसका रिस्पांस दिया है कि आर यू एड्रेसिंग प्रॉपरली दैट क्वेश्चन, or are you addressing properly the problem which was there and you wanted to solve it, whether it is solved or not yet. So this is what you have to conclusive remarks about your work, what are you concluding over there, okay. तो इस तरह जो है वो हम उसके बाद जो है वो डेटा अवेलेबिलिटी, कुछ आपके पास डेटा सारी दी हुई है या आपके पास एज ए सप्लीमेंटल डेटा वो पड़ी रहेगी, जब भी वो डिमांड करेंगे आप जमा कराएंगे, या आपने जमा कराई हुई है तो उसने उनको हिडन या पोटेंशियल करके रखा है, वो किसी लिंक से भी खुल जाती है माना, ठीक है ना। और डिस्क्लोजर आप बताएंगे आप काम, आपने ये काम कहाँ पे किया है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे कि अगर आथर्स जो यहाँ पे सारे आथर्स हैं इसके अंदर, यहाँ पे जितने भी आथर्स हैं क्या वो सारे आथर्स एग्री हैं कि वाकई इन लोगों ने काम किया है, सब मुतफिक हैं, और किसी का किसी से कोई झगड़ा किसी नंबरिंग पे कि मेरा नंबर पहले आना चाहिए, मेरा नंबर बाद में आना चाहिए, या कोई जो मेन आथर होता है वो कहता है भाई इसने बंदे ने काम नहीं किया है, मैं इसका नंबर नाम नहीं डालना चाहता हूँ, इस तरह मसले होते हैं थोड़ी आथरशिप पे माना, ठीक है ना। और ये रिसर्च आर्टिकल है, प्योर साइंटिफिक आर्टिकल है, एक्सपेरिमेंटल वर्क किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह जो है वो ये एक रिसर्च आर्टिकल है। और फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट्स जो है वो एक्नॉलेज करेंगे आप लोग उन लोगों को जिन जिन लोगों ने आपको जो है वो मदद की है, हेल्प की है, जिस इदारे ने, जिस मुल्क ने, जिस आदमी ने, जिसने भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो आपकी हेल्प की है, आपको सपोर्ट किया है, जिसने आपको सपोर्ट किया है ना उसको आप एक्नॉलेज करेंगे, ठीक है। उसके बाद रेफरेंसेस आप रखेंगे, रेफरेंसेस आप जो जो आपने चीज़ें साइट की हैं इसके अंदर पेपर्स को, मोस्टली ये इंट्रोडक्शन पार्ट में होता है। इंट्रोडक्शन में मोस्टली थ्योरेटिकली चीज़ें लिखते हैं, लोगों के काम से उठा के लिखते हो, फिर उसके अलावा जो है वो आप कभी कभार एक्सपेरिमेंटल में किसी का कोई मेथड फॉलो कर रहे होते हो थोड़ी मॉडिफिकेशन के साथ, तो उसका भी आप रेफरेंस वहाँ पे दे देते हैं माना, ठीक है ना। तो ये इस तरह पूरी रेफरेंस की लिस्ट बनती है, ठीक है। तो ये एक पूरा कंप्लीट पेपर था जो मैंने आपको, अपना था, मेरा अपना ही था, मैंने आपको सोचा कि स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, अगर सबको पहले पता है चीज़ों का तो ठीक है, वरना जो भी थोड़ी बहुत चीज़ बतानी थी वो मैंने आपको इधर बता दी माना, ठीक है ना। तो ये पब्लिशर, जर्नल, उसकी एड्रेस, और ये रिसर्च आर्टिकल है प्योर, ये उसका जो है वो टाइटल, ऑथर्स, एड्रेसेस, और इसका एब्स्ट्रैक्ट है, ये थ्योरेटिकल, ये इसका जो है वो मेन बॉडी है रिसर्च पेपर की, कंक्लूजन है और रेफरेंसेस हैं आखिर में, ठीक है ना। ये इसके जो है बारे में है, ठीक है ना। तो ये आखिर में कंक्लूजन होता है, एक्नॉलेजमेंट्स होती हैं और रेफरेंस होते हैं, सप्लीमेंट्री डेटा, अगर आप कोई चीज़ वहाँ पेपर में शामिल नहीं है लेकिन अगर किसी को नीड है तो वो भी अटैच करके दे देते हो वहाँ पे, ठीक है ना। ये वही फॉर्मेट है रिसर्च पेपर का। और ये आप जो रिसर्च करते हैं ये चीज़ें क्यों करते हैं, इंट्रोडक्शन में लिखा होता है आपका एक्चुअल क्वेश्चन माना, वाई, भाई आपने ये काम क्यों करना है माना, पहले उसका थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड देके बताएंगे ये आपने काम क्यों करना है, वाई, व्हाट इज द रिसर्च क्वेश्चन टू परफॉर्म योर रिसर्च। उसके बाद मेथड, आप किस मेथड से करोगे, मेथडोलॉजी आपकी क्या है, हाउ यू विल परफॉर्म दिस वर्क, रिसर्च क्वेश्चन को टू कंप्लाई विथ योर रिसर्च क्वेश्चन, आप ये काम कैसे परफॉर्म करेंगे, उसका मेथड क्या होगा वो आप बताएंगे। रिजल्ट्स में व्हाट यू हैव फाउंड माना क्या आया है उस रिजल्ट के अंदर, व्हाट यू हैव फाउंड फ्रॉम योर रिजल्ट्स।
तो आप उसको जो है वो डिस्कस करके सो व्हाट हैपेंड एंड व्हाट यू आर कंक्लूडिंग, व्हाट हाउ यू आर आंसरिंग योर क्वेश्चन मना, ठीक है ना। तो ये आप सारी चीज़ें इसके पेपर के अंदर वाई हाउ व्हाट एंड सो व्हाट मना, कैसे किया आपने, प्रॉब्लम क्या था, कैसे किया और नतीजा क्या निकला, ठीक है ना, ये इस तरह होता है मना। तो बुनियादी तौर पे हम जो मेजर आर्टिकल देखते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है जो लोग इधर मोस्टली काम करते हैं वो एक थ्योरेटिकल पेपर होता है रिव्यू आर्टिकल, दूसरा रिसर्च आर्टिकल, इसको ज़्यादा फोकस करते हैं लोग माना, ठीक है ना। तो रिव्यू जो आर्टिकल होता है वो मोस्टली जो है वो हम उसको पढ़ाए या दूसरे के काम को रिव्यू करके उसको एक बड़ा सीक्वेंस में रखते हैं, उसकी जो है वो क्रोनोलॉजी बनाते हैं, उसको जो है वो स्टार्ट से आखिर तक के जो लेटेस्ट उसमें अपडेट्स होती हैं उस वहाँ तक तफसील लिखते हैं। वो बहुत हेल्पफुल होता है जब भी कोई बंदा किसी एमफिल पे या पीएचडी पे या किसी भी टॉपिक पे काम करना चाहेगा तो उसके लिए सबसे हेल्पफुल चीज़ें रिव्यू आर्टिकल होता है। लोग तकरीबन रिव्यू आर्टिकल को देखते हैं मना, रिव्यू आर्टिकल में से ही आप कोई चीज़ जो है वो एनालाइज के लिए आपको हेल्प देगी, जिसके ऊपर आप अपने रिसर्च परफॉर्म करेंगे मना, क्योंकि उससे जो रिव्यू आर्टिकल में तकरीबन तफसील होता है मना कि जो है वो इस फील्ड में इस एरिया में कहाँ से काम स्टार्ट हुआ था, कहाँ किन किन चीज़ों पे काम किया हुआ है, क्या गैप है रिसर्च के अंदर जो कि आप वो गैप उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो लिटरेचर रिव्यू या रिव्यू आर्टिकल में से ये हमें नॉलेज मिल जाती है माना, ठीक है ना। सो दे समराइज दी मेन एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च ऑफ अदर पीपल्स, ये सेकेंडरी रिसर्च होती है, और वहाँ से हम रिव्यू आर्टिकल लोगों के भी पढ़ते हैं और अपना भी लिख लेते हैं दूसरे लोगों के काम से। ये हेल्पिंग होता है, बहुत मज़ेदार होता है, पूरी हिस्ट्री होती है एक टॉपिक के ऊपर, पूरा काम कहाँ से स्टार्ट हुआ अभी आज तक कहाँ तक उसके ऊपर काम किया हुआ है, लोगों ने कितना काम किया है, वो इसमें दिया होता है। तो फिर उसके बुनियाद पे हम किसी भी एमफिल या पीएचडी का टॉपिक बना सकते हैं, दे सकते हैं या किसी तरह भी। दूसरा होता है रिव्यू आर्टिकल जो बेसिक या सॉरी जो कि प्राइमरी या मेन रिसर्च होती है, जो कि हम खुद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके रिसर्च स्टडी देते हैं ना, तो वो जो है वो रिसर्च आर्टिकल होता है। उसमें हम जो है वो बाकायदे परफॉर्म करते हैं, हम स्टडी करते हैं, खुद मेयर करते हैं, सारी स्टडी हम खुद देते हैं उसमें, ठीक है ना। उसके बाद हम जो पेपर लिखते हैं उसमें रेफरेंसेस भी बहुत अहम होते हैं, और उसका जो है वो स्टाइल डिपेंड करता है कि रेफरेंस आप जो दे रहे हैं वो क्या है। मिसाल के तौर पे हमने सवेरे एक पेपर देखा, हमने ये देखो एक पेपर है, इसके रेफरेंस है, रेफरेंस स्टाइल हर पेपर का हर जर्नल का अपना अपना होता है, कोई एक फॉर्मेट नहीं होता है, हर जर्नल का रेफरेंस का अपना फॉर्मेट होता है। या ऐसे होता है कोई पब्लिशर जो होता है ना उसके जितने जर्नल होते हैं उन सबका एक फॉर्मेट हो सकता है वहाँ, ये हो सकता है वहाँ, ठीक है ना। तो इस तरह हम जो है वो रेफरेंस लिखते हैं, हर जर्नल का अपना एक फॉर्मेट या रेफरेंस स्टाइल होता है, हम उसको ही फॉलो करके लिखते हैं बस, ठीक है ना। तो ये रेफरेंसेस होते हैं, हम रेफरेंस स्टाइल देते हैं। और रेफरेंस के अगर थीसिस में आप रेफरेंस दे रहे हो तो रेफरेंस के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, जैसे एमएलए साइटेशन स्टाइल होता है या एपीए स्टाइल होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में या हमारी यूनिवर्सिटी में तो ये एपीए स्टाइल चलता है, जिसमें पहले ऑथर के नाम से लिखते हैं, फिर उस पेपर का टाइटल लिखते हैं, फिर जो है वो उसका जो है वो हम जो है वो ईयर लिखते हैं, टाइटल ऑफ आर्टिकल लिखते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं, इशू का नंबर लिखते हैं, पेज लिखते हैं, डीओआई नंबर कोई जर्नल मांगता है तो देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह हम रेफरेंस देते हैं वहाँ, ठीक है। ये स्टाइल्स हैं रेफरेंसिंग के जो कि आप थीसिस में भी देते हैं और रिसर्च पेपर्स में भी देते हैं। हमारे ये खास कर थीसिस में ये स्टाइल्स चलते हैं ये, और जो हम फॉलो करते हैं वो अमेरिकन जो है वो स्टाइल होता है, वो एपीए स्टाइल होता है, हम उसको फॉलो करते हैं थीसिस में। बाकी जो है वो रिसर्च पेपर्स में हम जर्नल का जो है वो स्टाइल रेफरेंस वाला जो होता है फॉर्मेट उसको फॉलो कर रहे होते हैं। हर पब्लिशर के या हर जर्नल का डिफरेंट स्टाइल होता है, या पब्लिशर के पूरे एक ही फील्ड के जर्नल्स का एक ही स्टाइल होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे उसमें जो हम रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस जो
डायरेक्ट जो है वो उसका नाम लिखते हैं कभी कभार इसके ऑथर्स के अंदर, पेपर के अंदर बॉडी में, फिर नीचे अलग से रेफरेंस लिखते हैं, या नैरेटिव स्टाइल ये होता है, इस तरह भी लिखते हैं ये रेफरेंस के जो वो स्टाइल होते हैं, या इस तरह जो है वो हम जो है वो लिखते हैं रेफरेंसेस बना, ठीक है ना। रेफरेंस में ऑथर से एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, एक को डायरेक्ट लिखेंगे, दो को जो है वो ऐड करके भी लिख सकते हैं, या कॉमा दे के डायरेक्ट एक से दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर मोर देन 7 होते हैं तो हम 8L करके लिखते हैं, 8L लैटिन एक लफ्ज है, इसका मतलब है बाकी और भी दूसरे हैं यहाँ पे ऑथर से बना, 8L करके हम लिखते हैं वहां पे बना, ठीक है ना। डिजिटल DOI नंबर, काफी पेपर्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर DOI नंबर लिखा होता है। DOI नंबर क्या होता है? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर बना। या कोई भी केमिस्ट्री का कंपाउंड मुश्किल अगर होती है तो हम फिर DOI नंबर जो है वो यूज करते हैं। आप देख सकते हो जो मैंने आपको पेपर दिखाया उसमें भी DOI नंबर लगा हुआ है मना। अगर आप ये लिखा हुआ है इधर, ये लिखा हुआ है DOI नंबर मना। पेपर्स पे काफी पे लगे होते हैं, कभी रेफरेंस में भी बोलते हैं, जर्नल्स वाले की रेफरेंस में भी ये नंबर लगाओ, कभी नहीं भी लगाते हैं, बस पेज नंबर, वॉल्यूम और इशू नंबर दे देते हैं, इनफ होता है वो, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट होता है DOI नंबर, कभी कभार जो है हमें सर्च करने में भी हेल्पफुल होता है मना। पेपर में कभी हम केमिस्ट्री में, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री हो, या और कोई ऐसा सब्जेक्ट हो, उसमें हम जब कोई पेपर्स के अंदर फिगर्स होती है तो वो हम कुछ सॉफ्टवेयर है उनसे बनाते हैं, जैसे SSDRA है या ChemDRA है, इन सॉफ्टवेयर से हम केमिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं मना, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा ये आपने, मैं आपको थोड़ा पेपर के हवाले से डिस्कस कर रहा था, और कभी कभार ऐसे होता है कि आप चाहते हैं कि हमारे पेपर की विजिबिलिटी ज़्यादा हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुनिया में उस पेपर को देखें, साइट करें, पढ़ें, व्यू करें, और आपके पास जो डेटा आती है जर्नल्स वाले प्रोवाइड करते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होने चाहिए। तो रिसर्च पेपर की जो विजिबिलिटी है वो आप अगर अपना पेपर रिसर्च गेट पे अपलोड कर देते हो तो वहाँ भी आपके पेपर की विजिबिलिटी बढ़ती है, लोग काफ़ी देखते हैं उसको। और गूगल स्कॉलर पे आप जाएंगे तो गूगल स्कॉलर में भी अगर आप अपना पेपर रखते हैं तो वहाँ से भी जो है वो लोग काफ़ी सर्च करते हैं, तो उनको भी जो है वो गूगल स्कॉलर से आपका पेपर मिलेगा। एकेडमियाज मुख्तलिफ ये साइट्स होती है जहाँ जहाँ पे आपके पेपर्स होते हैं वहाँ पे लोग इसको साइट कर सकते हैं। लिंक्डइन पे आप पेपर चढ़ा देते हैं तो वहाँ भी काफ़ी लोग इसको देखते हैं, उनको अच्छा लगता है तो वो साइट भी कर देते हैं। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आप अगर पेपर अपना रखेंगे, अपलोड करेंगे या सबमिट करेंगे तो वहाँ से मैक्सिमम दुनिया में लोग इसको व्यू करेंगे, साइट करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, रिसर्च विजिबिलिटी आपके काम की पेपर्स की बढ़ेगी माना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखें ये जो है वो जैसे ये गूगल स्कॉलर में अगर आप गूगल स्कॉलर्स, ये है गूगल स्कॉलर माना, ठीक है। गूगल स्कॉलर पे देखो मेरा ये बना हुआ है, एक अकाउंट बना हुआ है, फिर मैंने ये अपने पेपर्स तकरीबन काफ़ी मेरे पेपर यहाँ पे आपको जो है वो गूगल स्कॉलर पे मेरे पेपर्स आपको मिलेंगे। तो ये अगर आप अकाउंट बनाते हो गूगल स्कॉलर पे, फिर उसको अगर पब्लिक करते हो तो सब लोग पूरे देखेंगे, वो गूगल्स पे शो होगा, सर्चेज में अपीयर होंगे आपके ये सारे पेपर्स। अगर आप उसको प्राइवेट रखते हो तो ये आपका अकाउंट या जो प्रोफाइल है ये सिर्फ आप ही देखते रहेंगे और कोई नहीं देखेगा। इसमें सारे देखो अपने सारे आपके पेपर्स, उनकी साइटेशंस हर पेपर की कितनी है, किस साल में आपका जो है वो पेपर पब्लिश्ड है, ये सारे जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन देखो, कितने
एक सिस्टमेटिक वे से दी हुई है और इनको बाकायदे इन लोगों ने फिर एनालाइज करके ये कुछ चीज़ें निकाली हुई हैं। इसको मैं बाद में थोड़ा आपको डिस्कस करके ये बताता हूँ। ये अगर आप काफ़ी लोगों को पता है तो ठीक है, जिसको नहीं पता है थोड़ा पता चलेगा मना, ठीक है ना। तो ये ऐसी चीज़ें, जगह हैं, चीज़ें हैं, साइट्स हैं जो आपके काम की विजिबिलिटी बढ़ाएगी। मैक्सिमम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, साइट करेंगे, रेफरेंस देंगे और जो है वो उससे लेके दूसरे लोग वहाँ हेल्प लेके काम करेंगे, ठीक है ना। फिर कभी कभार क्या होता है, हमें ये पेपर बनाने में, लिखने में मुश्किलातें होती हैं, तो फिर हमें किसी लोगों के साथ कोलाबोरेशन करनी पड़ती है। फिर हमें जो है वो अपने मुल्क में जो अपने टीचर्स होते हैं, स्कॉलर्स, उनसे रब्ता करके उनसे हेल्प लेनी पड़ती है। बाहर के जो प्रोफेसर्स होते हैं, अगर आप बाहर से होके आए हैं, उनके साथ लिंक है, तो वो भी आपके साथ कोलाबोरेट करेंगे, हेल्प करेंगे आपके काम में, पेपर में, रिसर्च में, थीसिस में, हर किस्म की कोलाबोरेशन आपके साथ करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये काम रिसर्च का थोड़ा मुश्किल होता है, ये इतना आराम से जितना सोचा जाता है होता नहीं है, तो इसके लिए कुछ हेल्प चाहिए होती है, चाहे वो कोलाबोरेशन हो या फंडिंग हो। फंडिंग एजेंसीज कुछ होती है जो कि आपको हेल्प करती है कि आप ये काम करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। कोई प्रोजेक्ट आप लिखते हो, वो जमा कराते हो, वो अप्रूव होता है, फिर आप फंडिंग लेते हो, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल फंडिंग लेते हैं। तो मुख्तलिफ फंडिंग एजेंसीज होती हैं जो कि पाकिस्तान में मशहूर, HEC है, PSF है, और भी कई सारी हैं इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज होती हैं। आप किसी भी एजेंसी से प्रोजेक्ट बना के अपना काम उनको बता के फंडिंग या पैसे लेके अपना काम बाज़ाब्ता तौर पे सही से कर सकते हैं। फिनेंशियली आप स्टेबल होंगे, सपोर्टेड होंगे, काम भी ज़्यादा होगा, जल्दी होगा, फ्रीक्वेंसी और पब्लिकेशन भी आपकी बहुत अच्छी होगी माना, ठीक है ना। जो आप ये पब्लिकेशन करते हैं उसमें जो है वो जो मेन चीज़ें देखी जाती है कि आपने जो काम किया हुआ है, पब्लिकेशन या रिसर्च की हुई है, उसका इम्पेक्ट क्या है, कितनी इफेक्टिव रिसर्च है आपकी माना, ठीक है ना। वो काम से पता चलता है। नंबर ऑफ पब्लिकेशन है, आपकी पब्लिकेशंस कितनी है या फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन कितनी है, साइटेशंस आपकी कितनी है, चाहे वो सेल्फ साइटेशन उसमें शामिल करो या ना करो, ठीक है ना। साइटेशंस कितनी है, एच इंडेक्स आपकी कितनी है, I10 इंडेक्स आपकी कितनी है, टोटल इम्पैक्ट फैक्टर आपका कितना है। ये आप कोई भी बंदा होता है, स्कॉलर होता है, साइंटिस्ट होता है, प्रोफेसर होता है, उसका रिसर्च इम्पैक्ट मोस्टली इन चीज़ों से देखा जाता है माना, ठीक है ना। तो गूगल स्कॉलर में एक चीज़ मैंने आपको बताई थी थोड़ी, गूगल में आप देखो, ये जो है वो पेपर्स हैं उनकी, ये हर पेपर की साइटेशंस दी हुई है और उनके पब्लिकेशंस हैं, और इसकी पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी भी बताई हुई है कि आपने लोगों ने हर साल में कितने पेपर्स पब्लिश किए हैं। और फिर ये पब्लिकेशन, आपकी साइटेशंस, इन पेपर्स की आपकी जो साइटेशन हुई है किस साल में कितनी ज़्यादा हुई है, ये भी ग्राफ से पता चल रहा है। देखो ये 2017 में और 2020 में मेरी मैक्सिमम साइटेशन हुई है। तो ये साइटेशंस सर आल सर सॉरी इतनी टू डिस्टर्ब सर, स्क्रीन शेयर कर दें सर प्लीज। जी। सर स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ठीक है, ठीक है। नो सर। अभी हो रही है, अभी हो रही जी है। सर हो गई है, थैंक यू। जी सर थैंक यू। अच्छा ठीक है, ठीक है ना। तो ये मैं बता रहा था, स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। तो ये जो है वो पेपर्स होते हैं, उनकी ये साइटेशन है हर पेपर की, वो कौन से साल में पब्लिश्ड है, फिर उसमें से ये ग्राफ बताता है कि हर साल आपकी कितनी पब्लिकेशंस हुई है। कंपैरेटिव ग्राफ है, तो 2017 और 20 में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिकेशंस हुई है। और इसकी साइटेशंस जो है वो आल टोटल जो है वो 319 से 2016 से जो है वो 220 है। इसकी एच इंडेक्स कितनी है, हैरिस जो है वो इंडेक्स, एक साइंटिस्ट था, उसने ये बताई थी चीज़ जो है वो 2005 में एच इंडेक्स का बताया था, उसने उसने बनाई थी ये कि एच इंडेक्स जो है ना आपकी, फिर साइटेशंस और पब्लिकेशंस का बताती है कि उनको एवरेज करके बताती है कि आपकी एच इंडेक्स कितनी होती है माना, ठीक है ना। एक प्रोफेसर के लिए बनने के लिए 5 जो है वो एच इंडेक्स काफ़ी होती है माना। I10 इंडेक्स का क्या मतलब है? I10 इंडेक्स का मतलब है कि आपके ऐसे कितने रिसर्च पेपर्स हैं जिसमें हर पेपर की कम से कम जो है वो 10 जो है वो साइटेशंस होना लाजमी है। जैसे ये मेरा पेपर I10 इंडेक्स में आता है, इसकी 10 से ज़्यादा साइटेशंस हैं, इसकी भी 10 से ज़्यादा साइटेशंस हैं,
इसकी 10 से ज़्यादा साइटेशन है, तो वो पेपर जिसकी 10 से ज़्यादा साइटेशंस होती हैं वो I10 इंडेक्स में आता है। तो मेरे 9 ऐसे पेपर्स हैं जिनकी जो है वो साइटेशंस जो है वो 10 से ज़्यादा है माना, ठीक है ना। तो ये जो है वो टोटल इम्पैक्ट फैक्टर जितने भी आपके पेपर्स हैं उन सब के जर्नल्स का इम्पैक्ट फैक्टर निकाल के, हर पेपर में अगर 3 लोग हैं, 3 ऑथर्स हैं अगर, और इम्पैक्ट फैक्टर उसका 3 है, तो हर एक को इम्पैक्ट फैक्टर एक एक मिलेगा माना। तो हर जर्नल में आप इम्पैक्ट फैक्टर अपना हिस्से का निकाल के टोटल कितने आपने के पेपर से उनमें से कितना बनता है, तो इस तरह आप टोटल जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर आपका बना के दिखाएंगे। तो आपके रिसर्च इम्पैक्ट का लोगों को पता चलेगा कि आप कितने जो है वो इफेक्टिव रिसर्चर हैं माना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें उसमें किरदार अदा करती हैं, ठीक है। ये सब काफी लोगों ने अगर खुद सुपरवाइजर के बगैर किसी ने अगर ये पेपर सबमिट किए हैं तो उनको सब पता होगा कि पेपर सबमिट कैसे होता है। मैं बस थोड़ा थोड़ा बताते आगे फास्टली जा रहा हूँ। पेपर पब्लिकेशन के लिए आप पहले पेपर बनाएंगे, रिसर्च पूरी करेंगे, फिर पेपर बनाएंगे, सबमिट करेंगे, वो रिव्यू होगा, रिव्यू के बाद डिसीजन आएगा, फिर एक्सेप्टेंस भी हो सकती है, रिजेक्शन भी हो सकती है। अगर एक्सेप्टेंस है तो वो फिर पब्लिश हो जाएगा। ये स्टेप्स हैं पब्लिकेशन के बना। उसके लिए आप जर्नल चूज करते हैं जो आपके टॉपिक से जर्नल मैच करता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपने कंपाउंड बनाया है और उसकी स्ट्रक्चर कोई आपने आइडेंटिफाई की है, उसको जस्टिफाई करके एक्सप्लेन किया है, तो उसके हिसाब से ये एक जर्नल है, जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कोई कंपाउंड आपने बनाया है, उसकी स्ट्रक्चर दी है, तो आपने वो पेपर इस जर्नल को उसके लिए चूज किया है क्योंकि स्ट्रक्चर से, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है वो जर्नल है, ठीक है ना। अब हर जर्नल में ये कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे सबमिट पेपर करेंगे तो यहाँ से करेंगे, आर्टिकल इस जर्नल के देखने हैं तो यहाँ से देखेंगे, गाइडेंस चाहिए ऑथर के लिए कि पेपर आपने कैसे तैयार करना है इस जर्नल के मुताबिक। अगर आपने ये जर्नल चूज किया है, इसके मुताबिक आपने पेपर बनाना है, तो उसकी गाइडलाइंस इधर दी हुई है, ऑथर गाइडलाइंस। उसमें रेफरेंस का मेथड, टाइटल का मेथड, ऑथर्स को लिखने का मेथड इसमें दिया हुआ है। फिर ट्रैक योर पेपर कहाँ तक पहुंचा है, प्रोग्रेस क्या है। सैंपल इशू, अगर आपने कोई पेपर का सैंपल चाहिए आपको कि मुझे पेपर इस जर्नल के पेपर को देख के उसके जैसा बनाना है, तो इसमें सैंपल इशू भी है। यहाँ से कोई पेपर निकाल के उसको देख के उसका स्टाइल आप वैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। फिर सबमिशन प्रोसेस करेंगे जिसमें आपने सबसे पहले आर्टिकल टाइप बताना है कि ये किस टाइप का शॉर्ट कम्युनिकेशन है, या जो है वो आपका पेपर जो है वो फुल पेपर है, या जो है वो कोई कमेंट्स हैं, किस टाइप का जो है वो आर्टिकल है वो आप चूज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जब आपने रजिस्ट्रेशन उस जर्नल में की थी, तो उस जर्नल में जो है वो या तो इंडिविजुअल जर्नल में अकाउंट बनाते हैं, पासवर्ड यूज, या एक पब्लिशर के जो सारे जो है वो जो जर्नल्स होते हैं ना, उसमें ORCID की आईडी बनाते हैं। वो ये आईडी सब में लगती है जर्नल्स में, एक ही बनाओ या हर जर्नल की अलग अलग बनाओ, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप उसको ORCID से कनेक्ट कर रहे हो तो वो ही आईडी सब में जो है वो लगेगी माना, जर्नल्स में आपकी माना, ठीक है ना। फिर पेपर सबमिट करते हो आप, तो ये प्रोसेस है। जब आप मेन पेज पे आते हो सबमिशन पे, तो सबमिट न्यू मैन्युस्क्रिप्ट, यहाँ से आप अपना पेपर सबमिशन शुरू करेंगे माना, ठीक है ना। अच्छा, सबमिशन के बाद अगर आप यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आपका पेपर जो है वो किस जो है वो स्टेटस उसका क्या है, कहाँ पे पहुंचा हुआ है, तो उसकी टर्मिनोलॉजी ये है, पेपर प्री प्रिंट में है यानी प्रोग्रेस में है, सबमिटेड वर्जन में प्रोग्रेस में है, या पोस्ट प्रिंट यानी एक्सेप्ट हो गया है लेकिन पब्लिश नहीं हुआ, ऑनलाइन नहीं हुआ, या पब्लिश्ड हो गया है माना, ठीक है ना। DOI नंबर उसको मिल गया है, ऑनलाइन हो गया, ये उसके पब्लिकेशन का प्रोसेस है, उसके स्टेप्स है माना। तो आपके पेपर प्री प्रिंट में है, पोस्ट प्रिंट में है, या पब्लिश्ड है माना, ठीक है ना। अच्छा, पेपर अगर आपने जमा कराया तो जरूरी नहीं है कि वो लाजमन एक्सेप्ट हो, एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। एक्सेप्ट अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, आपने सारे जो है वो उसके जर्नल की रिक्वायरमेंट्स के साथ बनाया हुआ है, तो वो उसको, यहाँ आपकी रिसर्च इफेक्टिव है तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है। कुछ पेपर्स एज इट इज एक्सेप्टेड एज सबमिटेड एक्सेप्ट हो जाते हैं, कुछ कमेंट्स के साथ कुछ रिव्यू करने, रिवाइज करके भेजने पड़ते हैं, या फिर कुछ फिर आखिर में जो मज़ा नहीं होता है तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। रिजेक्शन के रीजंस जो है वो सिलेक्शन ऑफ जर्नल गलत की हुई है, जर्नल के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स उस पेपर के हिसाब से नहीं है।
रिसर्च में मसला है, इनएक्यूरेट रिसर्च डिज़ाइन है, या जो है वो अनक्लियर मेथोडोलॉजी है, समझ में नहीं आ रही है क्या लिखा है, आपने क्या किया है और रिजल्ट क्या निकाली है। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस, कुछ नहीं है जो आप बस खुद थ्योरेटिकली बता रहे हो कि मैंने ये किया और वो हो गया, ऐसा नहीं है। आप उसको बाकायदा जस्टिफाई करेंगे रिजल्ट से अपनी से। फिर जो है वो वर्बोसिटी यानी लैंग्वेज आपकी अच्छी नहीं है, यानी लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रही है, लिखनी आपकी मज़ेदार नहीं है, इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, ग्रामर भी सही नहीं है, अट्रैक्टिव टू व्यूअर्स नहीं है, तो ये भी मज़ा नहीं है। ये सारे फैक्टर्स जो इसमें लिखे हुए हैं ये रिजेक्शन की तरफ ले जाते हैं पेपर को जो है वो, ठीक है ना। इसलिए एहतियात से काम करना होता है। जर्नल्स, जर्नल्स मुख्तलिफ होते हैं, ये उनकी लिस्ट है। कोई भी जर्नल आप सिलेक्ट करके फिर उसके जर्नल्स का जो है वो, हर जर्नल की सिलेक्शन अहम होती है, क्योंकि जर्नल अगर आप सबसे सही परफेक्टली सिलेक्ट करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पेपर के एक्सेप्ट होने के चांसेस 90 to 95% होते हैं। जर्नल आप गलत सिलेक्ट करते हो तो उसमें फिर ये है कि आपका पेपर जो है वो पता नहीं है एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, कुछ भी कह नहीं सकते माना, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो क्या होता है, ये जर्नल्स की लिस्ट होती है हर फील्ड में, फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में, आईटी में, कंप्यूटर में, कई सारे 100,000 जर्नल होते हैं। आप वो जाके उसका इम्पैक्ट फैक्टर देखेंगे, आपको खुद को अंदाजा होगा मेरा काम कितनी लेवल का है कि मैं उस लेवल का इम्पैक्ट फैक्टर का जर्नल सेलेक्ट करूं। फिर जर्नल सेलेक्ट करके उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स अगर आपके काम के हिसाब से तो उसको डन कर दें, ओके कर दें, उसके हिसाब से पेपर बना के उसमें सबमिट कर दें, ठीक है ना। ये जर्नल्स की जो है वो लिस्ट, एक एग्जांपल है, मैंने एक पेज लिखा रखा है यहाँ आपके लिए। ये मैक्सिमम जो है से स्टार्ट है इम्पैक्ट फैक्टर से ये मिनिमम की तरफ जा रहा है। ये लोग 1 इम्पैक्ट फैक्टर में भी करते हैं, 2 में भी, 3 में, 5, 8, 10, जैसे इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ेगा पेपर का असर, इफेक्टिवनेस रिसर्च की बढ़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, पेपर से जो जर्नल होता है उसमें आप नोट करते होंगे कभी कभार ये लिखा होता है कि जो है वो ISSN नंबर मना, जैसे हमने एक जर्नल दिखाया, ये देखो आप नजर आ रहा है ISSN नंबर, 8 डिजिट नंबर होता है। ये 4 नंबर ये हैं, 4 ये नंबर है, 8 नंबर है मना, 8 डिजिट ये नंबर होता है जिसको हम ISSN कहते हैं। ये ISSN क्या होता है, जैसे DOI नंबर था, वो DOI नंबर पेपर के लिए होता है, तो इस तरह जो है वो ISSN नंबर जो होता है वो जर्नल के लिए होता है, ठीक है ना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ये जो है वो ऐसा नंबर होता है जैसे आप किसी भी पेपर को स्पेसिफिक करके उस 1 मिनट में डायरेक्ट निकालेंगे तो DOI नंबर लगाएंगे पेपर का तो वो पेपर आ जाएगा फौरन। लेकिन अगर इनके पास बड़ी डेटाबेसेस होती है, 100,000 लाखों जर्नल होते हैं, तो उनको जब अपना जर्नल नंबर जर्नल ढूंढना होता है तो वो भी ये डिजिटल नंबर लगाते हैं जो 8 डिजिट का होता है। ISSN नंबर जो जर्नल का होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, वो जैसे ही आप ये नंबर लगाओगे ना, इसका जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का 00222860 नंबर लगाओगे तो ये फौरन डायरेक्ट ये जर्नल आ जाएगा आपके पास मना। तो ये डिजिटल नंबरिंग होती है जो कि हेल्पफुल होती है, शॉर्टकट होते हैं। अभी आजकल एडवांस दौर है, लोग वेट नहीं करते हैं किसी चीज का, कहते हैं फौरन हो जाए, ठीक है ना। तो पेपर आप जब कहीं भी जमा करते हो तो वो पीयर रिव्यू होता है। पीयर रिव्यू का मतलब है कि उसी फील्ड के अंदर जो बड़े बड़े स्कॉलर, साइंटिस्ट, एकेडमियंस, प्रोफेसर या प्रोफेशनल होते हैं वो इस काम को देखते हैं, अप्रूव करते हैं, या जो कमेंट देते हैं एक्सेप्टेंस का, रिजेक्टेंस का, या आपकी फाइंडिंग्स को जो है वो वेरीफाई करते हैं कि सही है, गलत है, क्या है, जो भी है। ये पीयर रिव्यू प्रोसेस के बाद ही होता है कि पीयर रिव्यू हो गया आपका पेपर, अब आपके कमेंट्स आने हैं कि आपका पेपर में क्या था, मजेदार था, नहीं था, अच्छा था, क्या था, जो भी था वो पीयर रिव्यू के बाद पता चलता है, ठीक है ना। पीयर रिव्यू के टाइप्स होते हैं, ब्लाइंड पीयर रिव्यू होता है, साइंड, पोर्टेबल, पब्लिश्ड, पोस्ट पब्लिकेशन, तो मुख्तलिफ किस्म का जो है वो पीयर रिव्यू होता है। फिर साइटेशन, आप ये थोड़ी रेंडमनेस है इसमें प्रेजेंटेशन में, क्योंकि मैं जब उसको फाइनलाइज कर रहा था तो लाइट चली गई थी, तो मैं तरतीब सही जो सीक्वेंशियल होती है ना वो टाइम मिल नहीं सका, और आपने भी बाद में काफ़ी वेट किया है तो मैंने स्टार्ट कर दिया। थोड़ी सीक्वेंस में मसला है, रेंडमनेस हो सकती है इसमें स्लाइड्स में। तो जब पेपर में आप रेफरेंस देते हो तो रेफरेंस 2 किस्म के होते हैं मेन। एक जो पेपर आपके हाथ में है उसका अपना रेफरेंस, ठीक है, डायरेक्ट देना वो रेफरेंस कहलाता है। और अगर वही पेपर किसी और पेपर में एज ए रेफरेंस दिया हुआ है उसकी लिस्ट में, रेफरेंसेस की में, और उसको उसके रेफरेंसेस की लिस्ट में से आप उठा रहे हो
अपने पेपर में उसका रेफरेंस दे रहे हो तो ये क्रॉस रेफरेंस होता है। यानी जो रेफरेंस जो पेपर आपके हाथ में है लिखा हुआ, अगर उसका पेपर का रेफरेंस देते हो तो ये डायरेक्ट रेफरेंस है। लेकिन अगर उसी पेपर के अंदर जो रेफरेंस दिए हुए हैं पहले ही लिस्ट उसकी, उसके में उसमें से कोई उठा के रेफरेंस दे रहे हो तो वो क्रॉस रेफरेंस होता है। माना क्योंकि वो इसने खुद किसी और का रेफरेंस दिया होता है, फिर आपने उसके रेफरेंस में से वो रेफरेंस उठाया होता है अपने पेपर के लिए, तो वो क्रॉस रेफरेंस होता है। ठीक है ना भाई। उसके बाद सिलेक्शन जो है वो जब पेपर जब आप सबमिट करते हो तो मेन चीज़ें ये होती हैं, आपके पेपर को जो है मोस्टली पब्लिश होने के लिए जो चीज़ें पिक करती है वो ये होती हैं। इफेक्टिवनेस पेपर की जो है वो मैन्यूस्क्रिप्ट की क्या होती है कि वो नावल होना चाहिए, बिल्कुल नया काम होना चाहिए, या थोड़ा चेंज हो, मॉडिफाई हो, न्यू होना चाहिए कुछ ना कुछ उसके अंदर, या उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव जर्नल के मुताबिक नहीं होते हैं, वो टॉपिक जर्नल के हिसाब से नहीं होता है, या इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल का जो है वो मज़ेदार नहीं होता है, या क्या है जो है उसमें ट्रस्टेड जर्नल पब्लिशर नहीं होता है, उसका मज़ेदार नहीं होता है, ये इंडियन होते हैं या चाइनीज़ या ऐसे वैसे हल्के फुल्के या फेक जर्नल्स होते हैं, बस बंदा उठा लेता है कि बस मेरा काम पब्लिश हो जाएगा, वाह वाह वीआईपी काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और वो जर्नल जो है वो HEC रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए लाजमन। अगर आपने अपने पेपर को काम का बनाना है तो उसको HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल करके बताना होगा, आइडेंटिफाई करके उसको उसके अंदर जो है सबमिट करना है। तो सुइटेबल जर्नल सेलेक्ट करने के लिए पेपर में काम नया हो, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो जर्नल के हैं वो पेपर के सेम होने चाहिए, इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा खासा होना चाहिए पेपर का, ताकि आपके रिसर्च काम का कुछ रिजल्ट मिले, आपको रिवार्ड मिले। पब्लिशर सही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आजकल बहुत सारे 100,000 ऐसे पब्लिशर हैं कि ऐसे ही फेक होते हैं, उनमें लोग डाल देते हैं पेपर, मेहनत तो सारी चली जाती है, काउंट भी नहीं होता है, HEC भी वो पेपर काउंट नहीं करती है, फिर HEC रिकॉग्नाइज्ड होगा तो और भी आपको मेहनत जो है वो सही जाएगी, फायदे की होगी माना। ठीक है ना। जर्नल्स में अगर आप लोगों ने काम किया हुआ है, पेपर आपका उसमें पेपर सबमिटेड है, पब्लिश्ड है, ऑनलाइन है, तो हर पेपर की जो है ना वो होती है, मतलब उसके अंदर उसकी स्टडी जो काम उसके ऊपर चल रहा होता है कंटिन्यूस के, उसको कितने लोगों ने व्यू किया है, एक डैशबोर्ड आता है उसमें सारी ये इंफॉर्मेशन होती है, कितने लोगों ने इस पेपर को रीड किया है, कितने लोगों ने इसके पेपर को साइट किया है, तो ये आपके पेपर की इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पे आ जाती है माना। ठीक है ना, कि आप अपना पेपर जब कभी खोलते हैं ना तो उस जर्नल में साइड में लिखा होता है कि ये इतना व्यूड है, किया हुआ है, इतना पेपर लोगों ने पढ़ा है, इतना इसको साइट किया हुआ है। ठीक है ना। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो जर्नल्स टाइम टू टाइम सेव कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मज़ेदार होती है। कभी कभार जो है वो इसके ऊपर रिवार्ड मिलता है, अवार्ड मिलता है, कैश अवार्ड भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। ये इसकी आपकी इसमें डेटा में से ये सारा निकालते हैं माना, पेपर से निकालते हैं, ये डेटा ऑटोमेटिक वहाँ चल रही होती है मुसलसल। ठीक है ना। पब्लिशिंग फॉर्मेट्स, ये मैंने आपको बताया, आर्टिकल्स पब्लिश काम मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हो, रिसर्च, रिव्यू, बुक चैप्टर, पेटेंट। पेटेंट एक मज़ेदार चीज़ है, काम की चीज़ है माना। ये किसी आदमी की खास होती है, आप कोई भी नई चीज़ बनाते हो या उसको ऐसी स्पेसिफिक शेप देते हो, जैसे यूपिन एक है, ये देखो एक चीज़ से बनी हुई है, ये सीधी भी हो सकती थी लेकिन उसको उसने ऐसे टर्न करके यूपिन बनाई है, देखो कितने काम की होती है वो चीज़। देखो एक छोटी चीज़, एक पीस है आयरन का, वो कैसे उसने उसको टर्न किया हुआ है, एक शेप दी हुई होती है कि वो काफ़ी कामों में यूज़ हो रही होती है। ये जिसने पहले बनाई होगी उसने उसको पेटेंट किया होगा, उसके बाद उसके मर्जी है पेटेंट को सेल करे या क्या करे, जो भी मालिक की मर्जी होती है माना। ठीक है ना। जर्नल्स पब्लिशिंग मूड होते हैं मुख्तलिफ किस्म, जर्नल जो पब्लिशिंग करते हैं मुख्तलिफ किस्म तरीकों से करते हैं, या हाइब्रिड जर्नल होते हैं, दोनों काम करते हैं कि वो जो है वो फ्री में भी पब्लिकेशन करते हैं, पैसों पे भी करते हैं। एक ही जर्नल हाइब्रिड हो सकता है, उसमें दोनों चीज़ें होती है। या जर्नल से जो है कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ रेगुलर होते हैं, फ्री पब्लिकेशन करते हैं पेपर्स की माना। कुछ ओपन एक्सेस होते हैं जो कि पब्लिशिंग चार्जेस लेते हैं माना, आर्टिकल पब्लिशिंग चार्जेस माना, APR माना। ठीक है ना, APC, सॉरी APC, आर्टिकल पब्लिशिंग चार्जेस लेते हैं।
वो ओपन एक्सेस जर्नल होते हैं। फिर जो रेगुलर फ्री वाले होते हैं ना, वो खुलते नहीं है, वो उनकी फीस रख देते हैं, वो $50 $53 भाई दोगे तो वो खुलेगा। ओपन एक्सेस में आप पैसे भरते हो, पैसों पे पेपर पब्लिश करा देते हो, फिर आम जो जनरल पब्लिक होती है उसके लिए फ्री में खुलता है, उनको फायदा पड़ता है माना, ठीक है ना। फिर ये जर्नल्स जो हमारे पास होते हैं वो HEC रिकॉग्नाइज होने चाहिए लाजमन। हमारे मुल्क के अंदर या बाहर जो जर्नल्स होते हैं HEC उनको कैटेगराइज करती है WXYZ कैटेगरीज बना। जेड में वो जर्नल्स आते हैं जिसका कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है। इस तरह इम्पैक्ट फैक्टर या पेपर की वैल्यू ऊपर बढ़ती है, एक्स जेड से वाई वाला अच्छा होता है, वाई से एक्स कैटेगरी में आता है, इम्पैक्ट फैक्टर मिलता है, अच्छा जर्नल होता है। इस तरह ये कैटेगरी वैल्यू ऊपर इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद थोड़ा पब्लिशर्स का मैं आपको बताता हूँ। पब्लिशर्स जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। पब्लिशर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ट्रस्टेड होने चाहिए, क्योंकि उन पब्लिशर के जर्नल्स में हम अपने पेपर्स या रिसर्च या आर्टिकल्स रिसर्च और रिव्यू सबमिट करते हैं, तो हमें जो है वो अच्छा ट्रस्टेड और बहुत ही इफेक्टिव पब्लिशर को देखना होता है, उसमें पेपर जमा करना होता है। मोस्ट फेमस पब्लिशर्स जो बहुत अट्रैक्टिव बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं इस वक्त पूरे इसमें चल रहे हैं आजकल, जिसमें लोग अपनी रिसर्च सबमिट करते हैं, वो ये होते हैं पब्लिशर्स। वहाँ ACS अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, RSC विले होती है, टेलर और फ्रांसिस वालों के होते हैं बहुत सारे, स्प्रिंगर के होते हैं, एल्सवेयर के कई सारे हजारों लाखों जर्नल्स होते हैं। ये सारे पब्लिशर्स के नाम होते हैं इनके। हर पब्लिशर के पास कई सब डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जर्नल होते हैं, फिर वो पेपर्स जो है वो पब्लिश कर रहे होते हैं, ठीक है ना। फिर इन पेपर्स जर्नल्स के ऊपर जो चीज काम करती है वो होती है इंडेक्सिंग एजेंसीज या इंडेक्सिंग सर्विसेज माना। वो इंडेक्सिंग सर्विसेज स्कोपस भी हो सकती है, ISI भी हो सकती है, जिसको आजकल हम थॉमसन रूटर्स कहते हैं, गूगल भी हो सकती है, क्यू भी हो सकती है, जो है वो DOA भी हो सकती है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स भी हो सकती है, गूगल स्कॉलर भी हो सकती है। इंडेक्सिंग सर्विसेज होती हैं जो कि जर्नल्स की इंडेक्सिंग करती हैं, कौन सा जर्नल अच्छा है, किसका इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए, किस जर्नल का वैल्यू सबसे और भी ज़्यादा है, किसका कम है, इस तरह इंडेक्सिंग करती हैं। ये इंडेक्सिंग सर्विसेज होती हैं माना, ठीक है ना। पब्लिशर्स ये पब्लिश करते हैं, हमारे काम जो है वो एज अ बुक्स, ई-बुक्स या पीयर रिव्यूड जर्नल्स, मुख्तलिफ तरीके मटेरियल पब्लिश करने का। फिर जो है वो भाई ने कहा था कि हमें जो रिसर्च में जो है वो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो क्या हैं, उसको कैसे हल करना चाहिए। वो थोड़ी एक दो चीज़ें मैंने जो लोकली हम फेस करते हैं वो मैंने लिखी हैं, इधर बयान किए हैं। जो आप रिसर्च करते हो वो हमने पहले उधर ऊपर बता दिया है आपको कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, और जो है वो रिसर्च प्लान उसमें से बनाएं, रिसर्च उसके ऊपर करें, फाइंडिंग्स बताएं और एक्शन उठाएं उसके ऊपर कि आपने क्या बताया, क्या काम किया माना, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि इस पे जो है वो इस काम करने में आपको प्रॉब्लम्स क्या है, डिफिकल्टीज क्या है, ठीक है ना। सबसे पहली डिफिकल्टी हमारे यहाँ इधर जो होती है वो फैसिलिटीज की होती है। जैसे हमारे पास केमिस्ट्री में या कहीं भी दूसरे यूनिवर्सिटीज में, दूसरे डिपार्टमेंट्स में जो है वो लोगों के पास इंस्ट्रूमेंटेशन की फैसिलिटीज नहीं होती हैं, ठीक है ना। फिर जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो वो आप किसी और को और यूनिवर्सिटी से कराना चाहते हैं, और हर सैंपल 5,000 का है, तो वो आपके पास अगर 20-30 एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का काम होता है ना हमारे यहाँ, तो उसके हजारों 100 सैंपल बनाने होते हैं, तैयार करके उनका कराना होता है। अगर कोई एक सैंपल 5,000 में एनालाइज हो तो आप कहाँ से कराएंगे, आपके पास भी नहीं है, बाहर से भी महंगा हो रहा है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, या फैसिलिटीज़ का मसला होता है, टाइम स्पान होता है, क्योंकि MS करने के बाद जो लोग आते हैं रिसर्च करने, वो तकरीबन जो है वो मोस्टली कोशिश करते हैं कि हमें जल्दी से जॉब लें फिर शादी कर लें। ये MPhil PhD रिसर्च एक एक्स्ट्रा या फारिग जो होता है, जो बिल्कुल जॉब भी नहीं होती है, तो फिर वो कोशिश करते हैं, वो तकरीबन वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं वहाँ, ठीक है ना। तो वो जो जिसको जॉब होती है, फिर जॉब में के पीछे जाना, फिर रिसर्च को बस थोड़ा थोड़ा टाइम देना, फिर वो जो MPhil 2 साल की होती है उसको 3, 4, 5 साल भी कर देते हैं, और PhD जो 3 साल की होती है उसको 4, 5, 6, 7, 8 साल तक भी लोग बना ले जाते हैं टाइम को। तो ये टाइम स्पान भी मसला करता है रिसर्च में, ये भी प्रॉब्लम करता है, लोगों पे ऊपर डिपेंड करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, आपने तो काम खत्म कर दिया,
यूनिवर्सिटी के पास से एडमिनिस्ट्रेशन में भेज दिया थीसिस वगैरह ये वो एक्सपर्ट्स की लिस्ट बना के, लेकिन वो देर करते हैं तो ये भी प्रॉब्लम है हमारे पास। एक्सपर्ट रेस्पॉन्स उन्होंने जो ऊपर से आपके लिए आपके फाइनल सेमिनार और वाइवा के लिए जो उन्होंने एक्सपर्ट सिलेक्ट किया, वो उनको उन्होंने मेल की, फ़ोन की, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, या ईमेल उन्होंने आपका मटेरियल उसके पास भेजा, उसके बाद वो गुम हो गया, रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, छुट्टी पे है, या पता नहीं जो कोई मसले होते हैं एक्सपर्ट्स के पास भी, वो रेस्पॉन्स में लेट करता है। या आप जो काम करते हो उसके राइटअप में देर करते हो, लो स्टूडेंट थीसिस लिखते हैं, फिर उसमें टाइम लगाते हैं 6 महीने 8 महीने लिखने के लिए, हफ्ता भी बड़ा है थीसिस, जो जिसके पेपर पब्लिश्ड होते हैं ना अपने काम से, वो जल्दी से थीसिस भी लिख लेता है। पेपर राइटिंग खास करके इसमें प्लेजरिज्म में मसला करती है, स्टूडेंट के प्लेजरिज्म आते हैं, उनसे जुमले सेट नहीं होते हैं, पैराग्राफ सेट नहीं होता है, क्योंकि वो कट पेस्ट करते हैं, दूसरों का नाम उठा के काम कट पेस्ट करके रखते हैं, जुमले चेंज करना, सिन्हा नाम चेंज कर रहे होते हैं, होता ही नहीं है उनसे माना, ठीक है ना। इसकी सॉल्यूशंस क्या है, ये जो टैकलिंग क्या है इसकी, इन प्रॉब्लम्स की, कि आप फंडिंग ले लो, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट लिखो, किसी भी इदारे से फंडिंग ले लो, नेशनल इदारा हो या कोई इंटरनेशनल हो, फंडिंग लो, आपका काम फ्री ली जाएगा, आपको भी पगार मिलेगी, पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। एनालाइज कहीं से भी करा लो, पैसे आपके पास प्रोजेक्ट के अवेलेबल होंगे। कोलाबोरेशन करो, ठीक है, पैसे भी नहीं है, किसी के साथ कोलाबोरेशन करो, किसी के साथ तुर्की में, चाइना में, आप उनको सैंपल उधर भेज दो, कोलाबोरेशन में वो आपको फ्री को सैंपल एनालाइज करके देंगे। फिर रिसर्च प्रोजेक्ट में आप काम करो, उसमें पगार भी होती है 25,000 20-25,000, एज ए रिसर्च एसोसिएट भी होंगे आप, पगार भी मिलेगी, और एमफिल पीएचडी भी उसके ही अंदर आपकी हो जाएगी, रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर वो फंडेड होता है मोस्टली मना, ठीक है ना। फिर ये कॉमन चीजें हैं, स्कॉलरशिप आपको फुली फंडेड भी मिलती है, कभी स्प्लिट काम यहाँ पे कर रहे हो तो पीएचडी का 6 महीने के लिए आप तुर्की या अमेरिका चले जाते हो, यूएस एड में, या इंडिजीनियस स्कॉलर्स आपके पास होती हैं, जो आपने कोई जीआरई दे के स्कॉलर्स ली होती है, पैसे ले होते हैं सपोर्ट के लिए, ठीक है ना। अरे जॉब्स कहीं होती हैं, लोग पूछते हैं हमसे तकरीबन, भाई हम इस सब्जेक्ट में एमफिल पीएचडी के बाद जॉब्स हमारे पास कहाँ पे होंगी, कहाँ किस जगह हम करेंगे। फिर ये रिसर्च में जॉब्स होती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, टीचिंग यूनिवर्सिटी में या किसी और जगहों पे टीचिंग के में जॉब्स होती है, या कोई रिसर्च के इदारे जैसे PCSIR टेस्टिंग इदारा है, पंजाब में भी है, यहाँ सिंध में कराची में भी है, शायद लाहौर में भी होगा। PSQCA ये भी जो है वो टेस्टिंग का इदारा है, जो भी हम यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं उनके सिलेंडर्स चेक करते हैं, वो यहाँ जो गाड़ियाँ चलती हैं, यहाँ कोई पॉल्यूशन मसले, ये वो सारी, ये उधर भी जॉब एज अ डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इस तरह की जॉब मिलती है। टेक्स्ट बुक बोर्ड्स में जॉब होती है इनकी काफ़ी, ये मैंने चंद लिखी है, जॉब्स बहुत है जो एमफिल PhD करता है उनके लिए मना, ठीक है ना। इंस्पेक्टर यूनिवर्सिटी में जॉब होती है जी सर, 10 मिनट है हमारे पास। बस खत्म हो गया, अभी आखिर में आ गए हैं, ओके सर। ठीक है ना। फिर आप एमफिल PhD करने के बाद यूनिवर्सिटी में जॉब लेते हैं, वहाँ पे आप कंफर्म जॉब होती है BPS पे, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होती है वो TTS पे होती है, टेन्योर ट्रैक पे। इसमें तनख्वाह कम होती है, इसमें पैकेजेस होते हैं बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि इनको रिटायरमेंट नहीं मिलती है, इनको रिटायरमेंट मिलती है और पेंशन भी मिलती है, तो इनके पैकेजेस कम होते हैं, इनके ज़्यादा होते हैं। PhD करने के बाद एमफिल करोगे और 4 साल एक्सपीरियंस होगा, तो आपको लेक्चरर यूनिवर्सिटी लेवल पे बन सकते हैं BPS 18 में मना। यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर, आप असिस्टेंट प्रोफेसर होता है BPS 19 में, एसोसिएट 20 में, प्रोफेसर जो होता है 21 में, फुल फ्लेज प्रोफेसर होता है। यहाँ जो है वो मेरिटोरियस प्रोफेसर, उसकी जो खिदमत होती है उसके ऊपर जो है वो इसको 22 ग्रेड दे देते हैं, जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड होता है मना, ठीक है। ये हमारी यूनिवर्सिटी है, उसके कुछ जो है वो जगह हैं जो है वो, ये सेंट्रल लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो में, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ऑडिटोरियम है, जहाँ पे कॉन्वोकेशन वगैरह होते हैं। और ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ब्लॉक है, जहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। ये सिंधाला जी है, जो कल्चरल या म्यूज़ियम टाइप का इदारा है वहाँ पे। और ये जो है वो मीडिया स्टडीज का डिपार्टमेंट है हमारे पास, ये IT का इदारा है, ये बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में। जामशोरो बहुत एक ज़बरदस्त जगह है, इलाका है, एरिया है, जहाँ पे दैट इज कॉल्ड एज द सेट ऑफ द लर्निंग मना।
5 यूनिवर्सिटीज़ हैं एक साथ मुसलसल कतार में यहाँ पे जामशोरो में, ठीक है ना। वैसे तो बड़े शहरों में प्राइवेट ये वो बहुत होती है, ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो है, उसकी जो है वो सिंबल है। ये मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, म्यूट जिसको हम कहते हैं। ये लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ और मेडिकल साइंसेज है, ये भी उधर है। लम्स जिसको हम कहते हैं इधर। ये यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट और कल्चर जामशोरो है, ये भी इधर। ये सारी एक साथ है, एक ही लाइन में है, एक ही कतार में है मना, ठीक है ना। और ये जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन जो है वो ये जामशोरो में है। ये भी जो है वो ये सारी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। थैंक यू, ये आप लोगों का कीमती टाइम मैंने ले लिया। और मुझे पहले ही आमना खालिद का लेक्चर मैंने देखा था, उसने भी तकरीबन काफ़ी चीज़ें बता दी थी, लेकिन फिर भी ये मिस्टर एहसानुल हक का मैं शुक्रगुजार हूँ, उसने मौका दिया है, बहुत मेहनत की है, जदोजहद की है। ये ऐसे इवेंट कराते हैं, शाबाश है इसको, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। मेरे पास